हाय एवरीवन, मेरा नाम जिनल दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल। अपनी किसकी क्लास चल रही थी? 11th क्लास की अकाउंटिंग की क्लास चल रही थी। अकाउंटेंसी की चल रही थी, उसमें फर्स्ट चैप्टर है अपना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है और कौन सा? अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, लेखांकन एक परिचय। इतने तक हो गया था अपन ने। उसके बाद पहले मैं डेफिनेशन पढ़ ली थी, दूसरे टॉपिक में सूचना के स्रोत पढ़ लिए थे अपन ने, कौन कौन से थे। ये सारे 2 क्लास हो चुकी है, ये 3rd क्लास है अपनी, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? 3rd टॉपिक अपना लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मैंने ये बोला था आपको कि आपने जो क्लास अटेंड की है उसके बाद मैंने जिस तरीके से नोट्स लिखवा रही थी उस तरीके से लिखवाते हुए फिर समझाओ या फिर डायरेक्ट समझा दूं फिर आप लिख दोगे, तो किस तरीके से आपने ये मैसेज नहीं किया। बट मैंने यही सोचा है कि अब पहले लिखवा दूंगी उसके बाद समझा दूंगी, बट लिखवाऊंगी मैं क्योंकि आप लिखने वाले नहीं हो, ये मेरे को पता चल गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैं लिखवा भी देती हूँ, ठीक है। टॉपिक 3rd का नाम डालना, क्या डालोगे? टॉपिक 3rd, फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगी आपको पूरा। टॉपिक 3rd है अपना लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत लिखना सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन का मूल उद्देश्य उनके बाहरी एवं आंतरिक उपयोग करने वाले दोनों समूहों को उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध कराना। The basic objective of accounting as an information system is to provide useful information to both its external and internal user group. इसके अंतर्गत ये बताया गया कि अपनी जो सूचना प्रणाली में आपको पहले ही बता चुकी थी। इसका जो 2nd टॉपिक था वो किसके ऊपर था? सूचना पे डिपेंडेंट था पूरा, ठीक है ना। आपने देखा था कि सूचना किस तरीके से प्राप्त हो रही थी, अपन सूचनाएं क्यों इकट्ठा कर रहे थे, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब क्या इसके अंतर्गत लेखांकन का मूल उद्देश्य, क्या यहाँ पर लेखांकन का मूल उद्देश्य बता रहा है, ठीक है। बाहरी एवं आंतरिक, मैंने बताया था कि आपको बाहरी और आंतरिक दोनों उपयोगकर्ता क्यों इंपॉर्टेंट है। बाहरी उपयोगकर्ता क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर वो ना प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर कंपनी के बारे में जानेंगे नहीं तो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपने शेयर मार्केट तो सुना होगा, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कंपनी के बारे में पता चलता है कि इनकी कंपनी की ग्रोथ ये है, ये सारी। बट ये जो इंफॉर्मेशन आती है वो आती कहाँ से? जो आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं वो इंफॉर्मेशन लाते हैं सब, कि हमने ये सामान यहाँ से लिया, हमें यहाँ से इतना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें कहाँ से लाते हैं? वो खुद है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एक जगह से, उसके बाद बाहरी उपयोगकर्ताओं तक वो है ना इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो वो दोनों समूहों को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना। क्या है? दोनों समूह, मतलब एक तो आंतरिक जो अंदर के लोग हैं और एक बाहरी। आंतरिक जो लोग होते हैं उनको है ना ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, बट वो बाहरी वाले लोगों को इतना ही बताते जितनी उनको बताने की जरूरत है, जितना उनको है ना उसका यूज हो सकता है, बस उससे ज्यादा वो चीजें नहीं बताते, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? आंतरिक वालों के पास, ठीक है, इंटरनल वालों के पास, और एक्सटर्नल वालों के पास कम होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है ना, यूजर। अब क्या आपने लेखांकन के मूल उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक लेन देन का हिसाब किताब रखना, जो अपना पहला पॉइंट है वो क्या है? व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब किताब रखना। कीपिंग अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन। हिसाब किताब कैसे रखेंगे? अपना कौन सा सामान गया, कौन सा सामान आया, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, ये सारी चीजें देखना है बिजनेस के अंतर्गत। लाभ हानि की गणना करना। लाभ हानि क्या है? कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक एग्जांपल दिया था मैंने, पता है, राधा एक बिजनेस का एग्जांपल लिया था जिसमें 5 लाख प्रॉफिट हो रहा था, 5 लाख लॉस हो रहा था, ठीक है। फिर है ना अपने सीधा 10 लाख प्रॉफिट हो रहा था, फिर वापस से 2 लाख लॉस हुआ, फिर क्या हुआ? 15 लाख प्रॉफिट। अब इसको जोड़ेंगे अपन, क्या था? लॉस में से प्रॉफिट घटा तो 5 बचा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 5 में से भी 2 चला गया तो कितने बचे?
3 बचे, 3 और 15 कितने हुए? 18। तो कितने? 18 लाख प्रॉफिट हो गया अपना, 18 लाख प्रॉफिट। ये किससे पता चला? अपन ने ये सारा हिसाब किताब रखा तब जाके पता चला। तो यहाँ पे यही बात बोल रहा है हिसाब किताब रखने की, ठीक है। अब क्या है? लाभ हानि की गणना करना। लाभ हानि की गणना भी किस तरीके से हुई? अब यहाँ पर पता चला प्रॉफिट हुआ, क्यों? प्रॉफिट की जो अमाउंट था वो ज्यादा है। अगर यही अमाउंट अपने ना लॉस में होता तो अपन क्या बोलते हैं? हानि हुई, ठीक है। फिर वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। वित्तीय स्थिति को कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसी तरीके से पूरे अकाउंट बनाए जाते हैं सिस्टमिक तौर पे, और उसके बाद उनको प्रदर्शित किया जाता है। उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना। अभी उपयोगकर्ता को, अगर मेरे पास, मेरे को पता ही नहीं होता कि 5 लाख का लॉस हुआ या फिर है ना 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का लॉस हुआ, 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता होती, तो मैं कैसे बताती है ना कि सूचना जो करता है, सूचना को जो इनको लिए इंपॉर्टेंट है उनको बता पाती? नहीं बता पाती। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, तो ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मैं तीनों पॉइंट लिखवा देती हूँ, आपने लिखे नहीं होगे लिख दो। व्यवसायिक लेनदेन का हिसाब किताब, सॉरी, व्यवसायिक लेनदेनों का हिसाब किताब रखना। कीपिंग अकाउंट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। लाभ हानि की गणना करना। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना। डिस्प्लेइंग फाइनेंशियल पोजीशन। उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। अब है लेखांकन की भूमिका। क्या है लेखांकन की भूमिका? रोल ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंतर्गत ये है कि जो अपना लेखांकन करते क्यों, उसकी कोई भूमिका होगी, कोई जरूरत होगी, उसी की वजह से करते होंगे अपन लेखांकन। फालतू तो बैठे नहीं है अपन, है ना, कि चलो अपने पास कोई काम नहीं है तो अपन अकाउंटिंग कर ले, ऐसा तो नहीं करते ना अपन कभी। अपन कोई भी काम क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी जरूरत होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे ही काम करते रहते हैं फालतू, जो उनके पास टाइम होता है इसलिए। बट बड़े होने के बाद क्या होता है? टाइम होता नहीं आपके पास, तो उस वजह से आप वो काम नहीं कर सकते। तो आपको क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीज होगी आपको पता है कि करनी पड़ेगी, आप वही चीजें करोगे। तो क्या भूमिका क्या है, आप क्यों कर रहे हो? पहली है व्यवसाय की भाषा की भूमिका में। व्यवसाय मतलब बिजनेस, इन द रोल ऑफ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये क्यों बिजनेस के लिए? एक तो इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बिना बिजनेस का पता ही नहीं चल सकता कि अपन चलो बिजनेस में पैसे लगाए जा रहे हैं और लॉस होता जा रहा है, तो अपन क्या हो जाएंगे? कंगाल नहीं हो जाएंगे? अपने अपने दिवालिया निकल जाएंगे, पूरे के पूरे लॉस में चले जाएंगे। अब उनको अपना जो घर बार जो प्रॉपर्टी होगी वो सारी बेचनी पड़ेगी। बट अगर अपन वही सिस्टम की तरह चले और सिस्टम में है ना जिस तरीके से जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो करते रहे, और उसके बाद अपन को ये भी पता चले कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, किस वजह से हुआ, ये सारी चीजें अपन को पता चलती रहे, तो क्या होगा? अपन को लॉस नहीं होगा, अपन प्रॉफिट के नए नए तरीके ढूंढेंगे। तो इसलिए भाषा में, ठीक है। फिर व्यवसाय के सूचना तंत्र की भूमिका, इन द रोल ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि सूचना तंत्र कैसा है, जो आपको आंतरिक सूचनाएं जिसके द्वारा आपको उपलब्ध हो रही है वो तंत्र कैसा, मतलब अच्छा है कि आप उसमें ना ये कर सकते हो कि अगर वो सूचना गलत हुई तो क्यों, किस वजह से हुई, ये सारी पता कर सकते हो चीजें। तब जाके आपको पता चलेगा कि ना कि सूचना देने वाला जो भी है वो कितना वो है ना कैपेबल है कि ये सूचना करेक्ट ला सकता है। अब उस पर डिपेंड करते हैं, पूरा बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? सूचना पर डिपेंड करता है। व्यवसाय की ऐतिहासिक भूमिका में, इन द हिस्टोरिकल रोल ऑफ बिजनेस। क्या होता है? बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस कर तो लेते हैं बट जो अपनी पुराना जो कल्चर है उसको क्या करते हैं? बर्बाद करते रहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी होती है, बहुत सारी मूवीज भी ऐसी होती है जो अपने पुराना जो कल्चर है, इतिहास है, उसको है ना खराब कर रहे हैं। तो क्या उस पर है ना मूवीज बनती है तो उस पर क्या होते हैं? ऑब्जेक्शन उठते हैं, कितने दंगे हो जाते हैं उस चक्कर में। तो ये सारी चीजें किसी पे बताती है? अपने ऐतिहासिक। ऐसी बिजनेस से भी ऐसा होना चाहिए जो है ना अपनी जो ऐतिहासिक है, इतिहास को खराब न करे, ठीक है ना। उसके बारे में भी है। समाज की सेवा की भूमिका में, इन द रोल ऑफ सर्विंग द सोसाइटी। जो अपने सर्विस दे रहे सोसाइटी को, तो वो सर्विस देने लायक होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो सर्विस देने लायक ही नहीं है, आप दे रहे हो बस प्रॉफिट कमाने के थॉट पे, और कोई भी आपका थॉट नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अच्छा भी हुआ, आपको प्रॉफिट भी मिला, बट वो समाज के लिए तो है ही नहीं, वो तो आपके लिए प्रॉफिट, आप खुद के लिए सोच रहे हो। समाज तो उससे बिगड़ता जा रहा है। जैसे ये ड्रिंक का धंधा करते हैं तो उनमें क्या होता है? जो ड्रिंक का बिजनेस करते हैं उनमें क्या है? वो समाज के लिए कर रहे हैं, खुद के प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, खुद के प्रॉफिट के लिए करते हैं। ड्रग्स का किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं। ड्रग्स ऐसा तो नहीं समाज लेगा, समाज के लोग लेंगे तो अपने समाज का विकास होगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना ना जो समाज है,
तो वो बिल्कुल खराब होता जाएगा। लोग क्या हो गए, उसके आदी होते जाएंगे, और ये अपने समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, समाज के लिए छोड़ो लोगों के लिए भी अच्छा नहीं, बट लोग ऐसे समझते ही नहीं। उनको क्या प्रॉफिट से मतलब है, उनको कितना प्रॉफिट, क्योंकि ये जहाँ ड्रग्स में वो सब बनती है वो क्या दूसरे देशों से लेते हैं, या फिर अपने देश में भी है ना बनती है, तो अपने क्या कि उनको दूसरों सप्लाई करते हैं, क्यों सप्लाई करवा रहे हैं, या फिर वो दूसरे देश वाले यहाँ पर क्यों भेज रहे, क्योंकि ये वो चाहते हैं कि अपना जो देश है वो वीक होता रहे, कमजोर होगा तो ही तो वो कुछ भी कर सकते हैं ना अपने देश में, उनका राज चला सकते हैं, तो नहीं चला पाएंगे। जैसे अभी अपना कोरोना काल आया था, कोरोना काल में क्या हुआ था कि चीन क्या चाहता था, चीन ने वैक्सीन दूसरे देशों को है ना उपलब्ध तो करवा दी, उसमें क्या हुआ कि वो वैक्सीन सही नहीं थी, फिर लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो ये सारी प्रॉब्लम होती। फिर वो क्या चाहता था कि ना दूसरे देश मेरी बात माने, दूसरे देश मेरे से ये ले, ताकि क्या है कि वो उन पर डिपेंडेंट हो जाए, और वो यूं बोले कि ना आपने, आपको जो हेल्प चाहिए थी तब हमने हेल्प की, अब हमें हेल्प चाहिए था, आप हमारी हेल्प करो, तो ये इस तरीके से चलता रहता है। तो इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो हमारे देश के लिए या हमारे समाज के लिए नुकसानदायक हो, ठीक है। अब अपना टॉपिक जो है वो 4th टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये ना चैप्टर लेसन खत्म हो जाएगा। सॉरी। अपने कहाँ तक हो गया था, 4th का टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया था, ठीक है। लेखांकन की भूमिका कंप्लीट हो गया था। अब ये टॉपिक कौन सा है, ये टॉपिक है अपना 5, लास्ट टॉपिक है अपना, ठीक है। इसके अंतर्गत लेखांकन की आधारभूत पारिभाषिक शब्द, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे अपन कोई भी बिजनेस करे तो उसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, किन किन की इंफॉर्मेशन अपन को चाहिए, ये सब किसके अंतर्गत देखेंगे, पारिभाषिक जो शब्द है वही, यही शब्द आपके बार बार आएंगे, बट उनकी डेफिनेशन नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको ये सब फर्स्ट चैप्टर जो है अपना इंट्रोडक्शन इसके अंतर्गत बता रहे हैं। आपको बुक्स में भी जो है वो सब कुछ बता के रखा है कि फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सा है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें बता के रखी, ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है, आपके बार बार ये चीजें नहीं आने वाली है। अब हमेशा क्या रहेगा, यूनिट आ जाएगा, फिर जब लेन देन होंगे वहां ट्रांजेक्शन आ जाएगा, परिसंपत्ति अथवा असेट्स आ जाएगा, डेटर्स, लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें आ जाएगी, आपके वहां कैपिटल्स, ये सारी चीजें लिखी हुई आएगी। बट आपको वहां पे हिंदी में नहीं पता होगा कि क्या है। आपकी अब भी है ना हिंदी मीडियम की बुक है, उसके अंतर्गत हिंदी में लिखा हुआ है, बट है ना आप जितना इंग्लिश में याद करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको जब आगे के जब भी पेपर देने हो या फिर ऐसी चीजें होती है कि इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाती है, बट हिंदी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती, तो आपको उसका इंग्लिश में पता ही नहीं होगा, तो आप कैसे पता करोगे, और आप हिंदी में ही कंफ्यूज रह जाओगे। अगर आप है ना बाद में जाके कहीं जॉब करना चाहते हो कंपनी में, तो आपको सब ये इंग्लिश में नाम ही नहीं पता होंगे, तब क्या करोगे आप, क्या कंप्यूटर को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे क्या पूरा, तो उसमें हिंदी में नहीं हो सकता, तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए क्या, जो टैली वो सारी चीजें जो भी चलती है, उनके जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंग्लिश में चलते हैं, तो आपको क्या उन सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से नहीं बदलेगा वहां पर। अगर ऐसा कोई हो तो सॉफ्टवेयर खुद ही बदल देना अपना, ठीक है ना। तो अपने क्या करना, एक एक चीज जो डेफिनेशन से वो ध्यान से पढ़नी और लिखना। आपको अगर समझ में आ जाती है तो आप लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ये मत सोचना कि ये लिखना रह गया, ये लिखना रह गया। हाँ, अगर मैंने ये नहीं लिखी है कोई डेफिनेशन, तो ऐसी डेफिनेशन होगी जो मैं नहीं लिख रही हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से मैं बता चुकी होगी, एक्सप्लेन कर चुकी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले है अपने इकाई। इकाई का मतलब है यूनिट। इकाई से अभिप्राय एक ऐसी वस्तु से है, किससे है, वस्तु से। पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद लिखवा दूंगी, ठीक है ना। जिनका एक निश्चित अस्तित्व होता है, निश्चित अस्तित्व। व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से है। क्या, उद्यम। ऑब्जेक्टिव विच, जो अपने ये सामान है, जो भी वस्तु होगा, जैसे यूनिट, कितनी यूनिट है, ये मार्कर की 1 यूनिट। अगर इसी के साथ अपन पूरा मतलब दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। एक चीज में, एक पैकेट के अंतर्गत, उसके अंदर कितनी आएंगी चीजें, 12 आएंगी। तो ये क्या है, वो पूरा एक दर्जन बोलेंगे तब 1 दर्जन यूनिट गिनी जाएगी। बट उसी मार्कर को एक बाहर निकाल के गिनेंगे तब क्या होगा, 1 यूनिट होगी।
तो उसी तरीके से आपकी बुक से आप अगर दर्जन लाते हो तो उसके अंतर्गत 12 गिनी जाती है पूरी की पूरी, बट आप अलग से गिनते हो एक एक करके तो वो 1 यूनिट मतलब 1 बुक होगी, ठीक है ना। तो वही बताया गया यहाँ पर, ठीक है। इसके अंतर्गत देखो एग्जाम्पल भी है, सुपर बाजार, हायर ज्वेलर्स, सुपरमार्केट और हायर ज्वेलर्स सॉरी, ठीक है। अब अपने क्या लेन देन मतलब ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन लेन देन का मतलब मैंने अभी बहुत बार बता चुकी हूँ, जब से ये चैप्टर शुरू किया तब से लेन देन लेन देन लेन देन एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं अपन, और कुछ भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो लेन देन का मतलब क्या, मैं कुछ दे रही हूँ तब जाके मुझे कुछ चीज प्राप्त हो रही है, तो वही लेन देन अपना, ठीक है। और कुछ नहीं, आप इसमें लिख सकते हो अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से अपना दिमाग यूज करके लिख सकते हो, इसलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा है। उसके बाद है परिसंपत्तियां मतलब असेट, व्यवसाय में विद्यमान मूर्त अथवा अमूर्त अधिकार जिनका व्यापार के स्वामियों के लिए आर्थिक मूल्य हो उसे परिसंपत्तियां कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, मूर्त अथवा अमूर्त, मतलब वो कि अपने सामने भी हो सकती है संपत्ति ऐसी जो अपन को पता है, और कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो अपन को पता नहीं होती है, जिन पर अपना अधिकार पूरा होता है उन पे, ठीक है। अब ये 2 प्रकार की होती है, उन 2 प्रकार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्थायी संपत्तियां मतलब फिक्स असेट, और चालू संपत्तियां का मतलब होता है करंट असेट। फिक्स मतलब क्या आ गया, जैसे भवन, भवन है अपना, भवन किसके अंतर्गत आता है, भवन फिक्स है ना, भवन को खिसका नहीं सकते, ठीक है। अब मशीन, मशीन को भी अपना फिक्स है, ठीक है। फर्नीचर भी फिक्स है, इनको बेचेंगे तो अपने फिक्स पैसे आ जाएंगे, ठीक है। चालू संपत्तियां मतलब करंट असेट, मतलब रोकड़ शेष, अपने पास कितना कैश है, कैश बैलेंस कितना, अपन जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तब देखेंगे कि कैश कितना, तो ये वो चीज आएगी, ठीक है। देनदार मतलब डेटर्स, देनदार का मतलब होता है डेटर्स, और लेनदार का मतलब होता है, लेनदार का मतलब क्या होता है वो मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। प्राप्य बिल में बिल रिसीवेबल, प्राप्य बिल, ये बिल देने योग्य हो तो इन सब की चीजें अपने अलग आएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसका ही बता दूं ताकि आप अभी कंफ्यूज नहीं हो। सबसे पहले है अपना स्थायी संपत्तियां, स्थायी संपत्ति का मतलब क्या है, भवन, भवन यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग अपने पास सामने दिख रही है, जो जो चीजें सामने दिख रही है ये अपने पास स्थायी रूप से है, वो किसके अंतर्गत आएगी, स्थायी संपत्तियां। और चालू संपत्तियों के अंतर्गत वो आएगी जो अपन को पता है प्रॉपर तौर पे अपने पास नहीं है, इसको अमूर्त संपत्तियां भी बोल सकते हैं, जैसे अपने पास है नहीं प्रॉपर तौर पे। प्राप्य बिल, बिल का मतलब ये है कि अपने पास बिल पड़ा हो, जैसे अपन बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, अपने पास जो बिल होता है, अब बहुत सारे ना ऐसे होते हैं व्यापारी जो है ना सामान तो लेके चले जाते हैं बट उसका पैसा नहीं देके जाते, उनका बिल होता है अपने पास, अपन को ये पता होता है कितने पैसे अपन उनसे मांग रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, जब अपन को जरूरत होगी तो उन सारे बिलों को देखेंगे, फिर अपने पास देख के उनको कॉल करके फिर वो पैसे मंगवाएंगे, तो वो पैसे इस पे आएंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, प्राप्य बिल। देनदार, अपन ने किसी को पैसा दिया हो वो लेना, ये सारी चीजें किसमें आती है, अमूर्त में, रोकड़ शेष, अपने पास इतना बैलेंस पड़ा है, बट जो मूर्त है ना, सामने दिख रही है कि अपने पास है ही है, इतनी असेट है, तो वो सारी किसमें आएगी, भवन, मशीन, फर्नीचर, स्थायी संपत्तियों में आएगी, ठीक है ना। वापस बोल रही हूँ, रोकड़, प्राप्य बिल, देनदार, मतलब देनदार का मतलब ये हो रहा है कि अपन ने किसी को पैसे उधार दिए, ब्याज पे दिए मान लेना, ठीक है। प्राप्य बिल, अपन ने किसी को सामान उधार दिया है, पैसे लेने बाकी है। रोकड़ शेष, अपना जो अपने पास जो पैसे है अभी तक प्रॉफिट हुआ वो सारी चीजें, ठीक है, वो साइड में अपन ने अलग रख रखा है, बस उसको यूज नहीं करना, वो चीजें। भवन जो सामने से ही दिख रहा है, अपन बोलते हैं मेरा बिजनेस यहाँ पर है तो ये मेरी बिल्डिंग है उस टाइप की, ठीक है। मशीन है, ये फर्नीचर है हमारे बिजनेस में, ये चीजें होगी। अब देखो विक्रय, अगला क्या है, फोर्थ जो है अपना फोर्थ जो डेफिनेशन है वो क्या है, विक्रय की। विक्रय का मतलब होता है सेल्स, अपन कोई भी सामान बेचते हैं, बेचना, कोई भी इनकम अपन को इनकम प्राप्त होती है, उसके बदले पैसा प्राप्त होता है, उसको बेच दिया अपन, तो वो क्या हो गया, विक्रय, बेचना। अब आप अपनी इच्छा से इसको पूरा लिख सकते हो, अपने दिमाग चला गया। फिर है विक्रय, विक्रय का मतलब है खरीदना, ठीक है ना। विक्रय का मतलब क्या है, खरीदना। मैंने उसको सामान दिया तो उसके बदले उसने मुझे कुछ तो सामान दिया होगा, क्या वो पैसे दिए मैंने, उसने सामान दिया मुझे, ठीक है। जैसे आप ही हो, अपने घर पे कुछ सामान लेने जाते ताकि मम्मी पापा आपको पैसे देते, ठीक, आप उसको पैसे दोगे तब जाके वो सामान देगा आपको, कैसे ही दे देगा, फ्री में नहीं देगा ना। अगर फ्री में दे भी दिया, फ्री में नहीं देगा, वो क्या देगा कि है ना, चलो खाते में लिख देना, खाते का मतलब क्या हो गया, दे बिल। ये प्राप्य बिल जो हमें प्राप्त होंगे बाद में, कि हमारे घर वाले बाद में इतना सारा पैसा चुकाएंगे, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्राप्य बिल में, ठीक है अपने। उसके बाद खरीदा सामान, मेरे को खरीदना था, आप मार्केट में जाओ कुछ भी खरीद लो। फिर अगर बेचना हो, आप कहीं दुकान हो, शॉप हो आपकी और उसमें सामान बेच रहे हो, वो बेचना, ठीक है ना, बट पैसे प्राप्त करके,
ठीक है, बिना पैसों के कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। लेन देन बता दिया, परिसंपत्तियां बता दी, स्थायी संपत्तियां ये दोनों भी बता दिए, और विक्रय और क्रय। 3 डेफिनेशन ऐसी है जो आपको अपनी इच्छा से लिखनी है, आप अपना दिमाग यूज करके लिख सकते हो। और ये जो 2 डेफिनेशन है वो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, लिख दो। सबसे पहले इकाई डालना। इकाई से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जिनका एक निश्चित अस्तित्व है। व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष रूप से पहचान किए गए व्यावसायिक उद्यम से है। यूनिट मीन्स एन objective which has a definite existent business unit means a specifically identified business enterprise। ठीक है, लेन देन की आप खुद ही लिख देना। ट्रांजैक्शन मतलब होता है परिसंपत्तियां। व्यवसाय में विद्यमान मूर्त अथवा अमूर्त अधिकार जिनका व्यापार के स्वामियों के लिए आर्थिक मूल्य हो उसे परिसंपत्तियां कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, ट्रांजिबल एंड इंट्रांजिबल। राइट्स प्रेजेंट इन अ बिजनेस दैट इकोनॉमिक वैल्यू टू द ओनर ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड असेट। इट इज यूजफुल इन रनिंग द बिजनेस। These are divided into 2 पार्ट। स्थानीय संपत्तियां पहला पॉइंट है, और दूसरा है चालू संपत्तियां। परिसंपत्तियां संपत्तियां दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्थायी परिसंपत्तियों को फिक्स असेट और चालू संपत्तियों को करंट असेट। स्थानीय संपत्तियां है उसके अंतर्गत भवन, मशीन, फर्नीचर। और चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत रोकड़ शेष, कैश बैलेंस, देनदार, डेटर्स, प्राप्य बिल, बिल रिसीवेबल। विक्रय की डेफिनेशन मैंने बता दी, सेल्स मतलब बेचना, ठीक है। और क्रय मतलब परचेस का मतलब है खरीदना, मतलब बाय करना, ठीक है। अब आप ये देख लो, हो गया ना। अब देखो, कल किसी बच्चे ने है ना कमेंट में डाला था, मैंने देखा था कि उसने मुझे ये पूछा था कि ये जो जूनियर अकाउंटेंट का मैं बार बार बोल रही हूँ आपके लिए, ये जूनियर अकाउंटेंट में ये चीज आ सकती है, ये चीज आ सकती है। जूनियर अकाउंटेंट में आ सकती है। सिलेबस इतना ही नहीं है, सिलेबस और भी है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का भी आ रहा है। बट यहाँ पर क्या 11-12 बेस होता है उसका। अगर आपको 11-12 का ज्यादा से ज्यादा चीजें आती है तो वो क्या होता है कि आपके जो ये अकाउंट का सिलेबस होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे ज्यादा ये आप 11-12 का अगर रिलेटेड आपको पता है कि क्या है क्या चीजें, तो वही जाके अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या होता है वही चीजें बढ़ती रहती है। चीजें दूसरे से नहीं बढ़ती, इसी से बढ़ती। इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार जूनियर अकाउंटेंट में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अपने जैसे अभी यही आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूर्त अथवा अमूर्त संपत्तियां, यहाँ पे अधिकार वाला आ जाएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, परिसंपत्तियां। डेफिनेशन दे देंगे आपको। स्थानीय, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, इसमें स्थायी संपत्ति के उदाहरण कौन से, तो आपको पता ही नहीं होगा स्थायी संपत्तियां क्या है, तो कैसे पता चलेगा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। चालू संपत्तियां कौन से उदाहरण, इसके अंतर्गत 4-5 एग्जाम्पल दे देगा, उसके अंदर पूछ लेगा आपको इसमें चालू संपत्तियां कौन सी है, ठीक है। विक्रय और सेल्स वो तो पता ही है, या फिर एक एग्जाम्पल देके पूछ सकता है। एग्जामिनर का क्या है, दिमाग कभी भी है ना किसी भी तरीके से चल सकता है, अपन सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए आपको हर एक तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन छोटे से छोटे बन सकते हैं, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डेफिनेशन याद रखोगे तो आपके लिए जो भी है ना आगे ये वर्ड्स आएंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आ सकता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं।
और एक यहाँ पे भी बन सकता है मूर्त और अमूर्त संपत्तियां। तो ये चीज भी ध्यान रखना। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? एक तो ये स्थायी परिसंपत्तियों वाला, स्थायी परिसंपत्तियां कौन सी, 4-5 एग्जांपल दे देगा उसके अंतर्गत, और उसके बाद चालू सब परिसंपत्तियां कौन सी, उसके अंतर्गत भी 4-5 एग्जांपल दे देगा, उसमें से आपको एक पहचाननी होगी, ठीक है। उस तरीके से एग्जांपल देगा कि आपको कंफ्यूज करेगा, आप सोचोगे कि है ना स्थायी भी हो सकती है और चालू भी हो सकती है, इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा वो क्वेश्चन कि आपका है ना ये सोचोगे कि हो जाएगा, बट आपको जितना अभी इजी लग रहा है उतना वहां पे इजी होगा नहीं। तो इसलिए आप अच्छे से देखते चलोगे ना, तो आपको वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो आपको वहां प्रॉब्लम होगी एग्जाम में, ठीक है। अपने जो अब आगे की जो डेफिनेशन है वो कल देखेंगे। ओके बाय, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।